ठीक है। तो एसी मशीन में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, बहुत ध्यान से इसको आप लोग समझिएगा। और इस पूरे इंडक्शन मोटर का ये थीम है, ठीक है। और पूरे इंडक्शन मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट थीम है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल आज हम लोग पढ़ेंगे। और वर्किंग प्रिंसिपल में मेन टॉपिक दे दीजिए वर्किंग प्रिंसिपल, और सब टॉपिक दे दीजिए प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या ऐसे दे दो टॉपिक में, मेन टॉपिक अपना दे दीजिए वर्किंग प्रिंसिपल, और सब टॉपिक में लिख लीजिए प्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनसली रोटेटिंग, प्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनसली रोटेटिंग resultant magnetic field, production of synchronously rotating resultant magnetic field, ठीक है। तो यहां हम लोग एक्चुअली में देखेंगे कि जो बातें हम लोग किया करते थे कि स्टैटर पे फ्लक्स बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और जब फील्ड का रिजल्टेंट हम लोग देखेंगे, यानी तीनों फेजेस के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट हम लोग देखेंगे, तो वो हमें कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मिलेगा और वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। ये स्टार्टिंग की क्लास से ही हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एक्चुअली देखेंगे कि ये होता कैसे है, वाकई में कैसे रिजल्टेंट हमें कांस्टेंट मिलता है, जबकि इंडिविजुअल फ्लक्सेस वैरी कर रहे हैं, इंडिविजुअल फेजेस के वाइंडिंग्स के वजह से, उनमें फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो फ्लक्सेस हैं वो वैरी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्टेंट निकालते हैं तो हर मोमेंट पे, हर टाइम पे हमें कांस्टेंट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है जो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे, इन्हीं चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं तीनों वाइंडिंग को जैसे जिस तरह से हम लोग प्लेस किया करते थे, ठीक है। तो हम लोग स्टेटर सर्किट ले लेते हैं। ठीक है, एक स्टेटर हमने ले लिया और इन पे हम लोग फेज की वाइंडिंग कर देंगे, ठीक है। और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक एक कंडक्टर ही लेके चलेंगे, एक एक कंडक्टर। तो सपोज दैट आर फेज का कंडक्टर है, अंदर कर लेते हैं उसको। क्या बेटा? तो इस तरह आर फेज के दो कंडक्टर मिलके एक कॉइल को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। एक कंडक्टर है, जाहिर है सिलेंडर में इस तरह से आपके स्टार्टर के सिलेंडर में इस तरह से गया होगा, पीछे से इस तरह से कंप्लीट होके इस तरह से आया होगा जो यहां आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एक कॉइल, और हम लोग इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक कॉइल ही तीनों फेज का लेके चलेंगे, ठीक है। तो आर फेज के एक कॉइल को हमने यहां प्लेस कर दिया, आर फेज के एक कॉइल को हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। और पहले बता चुके हैं कि स्पेस में तीनों फेजेस को हम लोग 120 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, स्पेस में तीनों फेजेस को 120 डिग्री के एंगल पे रखते हैं, ठीक है। तो आर फेज का कंडक्टर नंबर 1 दिस इज R1, और आर फेज का कंडक्टर नंबर 2 R2, इन दोनों ने मिलके एक कॉइल को, आर फेज के एक कॉइल को कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं वाई फेज का। तो वाई फेज का कंडक्टर नंबर 1 दैट मींस Y1, और इसके ठीक सामने होगा, अगर टू पोल मशीन हम लोग लेके चल रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल बराबर है,
तो वहां y फेज का कंडक्टर नंबर 2 दैट मींस y2, ठीक है। उसी तरह b फेज का कंडक्टर नंबर 1 और उसके ठीक सामने, क्योंकि यहाँ 2 पोल मशीन लेके चल रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल बराबर है, तो b फेज का कंडक्टर नंबर 1 यानी b1 और b फेज का कंडक्टर नंबर 2 यानी b2, ठीक है। तो इस तरह हमने ये कनेक्शंस कंप्लीट कर दिया, मींस वाइंडिंग यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। चाहो तो यहाँ से ऐसे दिखा दीजिए, पता चल जाएगा कॉइल है, ये R फेज का कॉइल है, ये Y फेज का कॉइल है, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 यानी Y1 और Y2 से मिलके बना आपके Y फेज का कॉइल। उसी तरह ये B फेज का कॉइल है, कंडक्टर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 2 यानी B1 और B2 से मिलके बना। इसकी वाइंडिंग को हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसकी वाइंडिंग को हमने कंप्लीट कर दिया। चाहो तो फॉर्म लाइन भी हम लोग खींच सकते हैं, कोई बात नहीं है, फॉर्म लाइन भी हम लोग खींच सकते हैं, ओके। रुक जाओ, इसको फॉर्म लाइन खींच के बना देते हैं, ज्यादा इजी दिखेगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को इजी दिखने के लिए और साइज इंक्रीज करके साइज इंक्रीज कर देते हैं। रुक जाओ, नेक्स्ट पेज में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज में मेक इट अ बिगर साइज, ये बिगर साइज का हमने बना दिया। सेम वही फिगर है, बस बड़े साइज में बना दे रहे हैं कि आपके लिए समझना आसान हो जाए। R, ओके। जाहिर है कनेक्शन ऐसा हम लोग करते हैं कि 120 डिग्री का एंगल मेंटेन हो, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। R का कंडक्टर 1 दैट मींस R1 इज हियर, R का कंडक्टर 2 यानी R2 इज हियर, और ये दो कंडक्टर से मिलके एक कॉइल बन गया। Y का कंडक्टर 1 दैट इज Y1, Y का कंडक्टर 2 दैट इज Y2, और इन दोनों को मिलके एक कॉइल आपका बन गया, इन दोनों कंडक्टर्स को मिलके। इसी तरह B का कंडक्टर 1 और B का कंडक्टर 2, इन दोनों को मिलके B फेज का एक कॉइल बन गया। अब कॉइल की तरह दिखाने के लिए सम स्ट्रेट लाइंस को हम लोग वहां पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। कुछ स्ट्रेट लाइंस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे सो दैट कि आपको पता चले कि ये आपका कॉइल है। ये R फेज का कॉइल है, ये Y फेज का कॉइल है, हाँ बेटा बोलिए, आ रहे, और ये आपका B फेज का कॉइल है। इन तीनों कॉइल्स को हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ, अब इसका कनेक्शन हम लोग कर देंगे। जाहिर है स्टार्टर का कनेक्शन हम लोग सप्लाई से कर देंगे, तो लेट अस कनेक्ट। तो सप्लाई लाइन आपकी जा रही है R फेज, Y फेज, B फेज, ठीक है। और ये कलर कोडिंग की वजह से इन फेजेस का ये हम लोग नाम देते हैं, R फॉर रेड, Y फॉर येलो एंड B फॉर ब्लू, एंड दिस इज योर न्यूट्रल। ये पूरी की पूरी आपकी सप्लाई आ रही है R, Y, B और ब्लैक इज फॉर न्यूट्रल, ठीक है। तो तीनों फेज R, Y, B और न्यूट्रल है। अब कनेक्शंस कर लीजिए। कनेक्शंस में हमेशा ध्यान देना है कि आपका पहला कंडक्टर कहाँ है और दूसरा कंडक्टर कहाँ है। तो हमेशा एक चीज ध्यान से समझ लो, R का पहला कंडक्टर यहाँ है R1, दूसरा कंडक्टर यहाँ R2।
जाहिर है इससे 120 डिग्री के बाद y शुरू होगा। y का पहला कंडक्टर है यहाँ y1, y का दूसरा कंडक्टर है y2, और इससे भी 120 डिग्री के बाद b1 शुरू होगा। ठीक है, इससे 120, या फिर अगर r से ही हम लोग रेफरेंस लें तो r से 240 डिग्री के बाद b1 शुरू होगा। b1 का पहला कंडक्टर यहाँ और दूसरा कंडक्टर यहाँ। ठीक है, तो कनेक्शंस कर दीजिए दोनों साइड। एक का कनेक्शन यानी पहले कंडक्टर का कनेक्शन हम लोग फेज से करेंगे और लास्ट कंडक्टर का कनेक्शन हम लोग न्यूट्रल से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले R का कनेक्शन कर दीजिए। R का कनेक्शन यहां प्रोवाइड कर दीजिए। R फेज का हमने कनेक्शन कर दिया। ठीक है, जहां पे डॉट है वहीं पे कनेक्शन है, बाकी जगह जहां डॉट नहीं है वहां बाईपास है। ठीक है, तो R का कनेक्शन R से हो गया। अब R के दूसरे कंडक्टर का कनेक्शन डेफिनेटली हम लोग कहां से करेंगे, तो हम लोग न्यूट्रल से करेंगे। ये आपके R फेज का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। Y फेज का कनेक्शन कीजिए। तो Y फेज का कनेक्शन यहां से डॉटेड लाइन है यानी कनेक्ट है, नहीं डॉट है इसका मतलब बाईपास है। Y फेज का कनेक्शन हो गया। अब Y फेज के सेकंड कंडक्टर का कनेक्शन तो डेफिनेटली न्यूट्रल से, इसका कनेक्शन हमने न्यूट्रल से कर दिया। इसी तरह B फेज का पहला कंडक्टर, कहां है B फेज का पहला कंडक्टर, ये कि ये लेफ्ट साइड की राइट साइड, B फेज का कंडक्टर कहां है? हाँ यस, तो ये आपके B फेज का पहला कंडक्टर है, इसको फेज से कनेक्ट कर देना है। हाँ बोलो बेटा। और इसका दूसरा कंडक्टर यहां पे है, तो इसका कनेक्शन न्यूट्रल से। इस तरह करके तीनों फेज वाइंडिंग का कनेक्शन हमने कर दिया। स्टार्टिंग में आपको कंडीशन बताए थे स्टार्टिंग में कि इंडक्शन मोटर की तरह तभी वर्क करेगा जब स्पेस में हम लोगों ने तीनों फेज की वाइंडिंग को 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे रखा हो। हमेशा ध्यान देना है वो एंगल इलेक्ट्रिकल एंगल है। यहाँ पे इस केस में नंबर ऑफ पोल्स 2 है, इसलिए इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल आपको बराबर दिख रहा है। अदरवाइज उसमें अंतर आ सकता है, क्योंकि आपको पता है 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू p/2 डिग्री मैकेनिकल। डिग्री इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू p/2 डिग्री मैकेनिकल। तो इस केस में ये ऐसा क्यों है, क्योंकि 2 पोल मशीन हम लोग लेके चल रहे हैं। तो यहाँ 2/2 कैंसिल होके 1 हो गया, यानी इलेक्ट्रिकल एंगल इज इक्वल टू मैकेनिकल एंगल। अब क्या होगा, इनका फ्लक्स बन जाएगा, इनका फ्लक्स बन जाएगा। इंडिविजुअल फ्लक्स सबसे पहले बनेगा। तो पहले ही बता चुके हैं इंडिविजुअल फ्लक्स किस नेचर का होता है। हर एक फेज का अपना इंडिविजुअल फ्लक्स किस नेचर का होगा, जल्दी जल्दी बताइए। ये पहले क्लासेस में बता चुके हैं, इतना आना चाहिए सबको। यस, साइनसॉइडली वैरिंग होगा इंडिविजुअल फ्लक्सेस, हमेशा ये याद रखना है, साइनसॉइडली वैरिंग इंडिविजुअल फ्लक्सेस होगा। ठीक है, तो अब हम लोग फ्लक्सेस को बना लेते हैं। साइनसॉइडली वैरिंग फ्लक्सेस को हम लोग सबसे पहले दिखा देते हैं, और जाहिर है ये सारे फेजेस का इंडिविजुअल फ्लक्स साइनसॉइडली वैरिंग बन रहा है। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ एन एक्सिस। पहले हम लोग एक्सिस पे आ जाते हैं। अब यहां से ये जो आपका है ये फ्लक्स के लिए है, और डेफिनेटली दिस इज फॉर टाइम। अब हो क्या रहा है, आर फेज। तो सबसे पहले पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट कर लें, इजी रहेगा और इससे ग्राफ आपको क्लियर दिखेगा। तो चलो 60 डिग्री के एंगल पे हम लोग लेके चलते हैं। 0 डिग्री ये एक्सिस है, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। टाइम के करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि होता क्या है कि हमें पता है कि जब भी कोई रोटेशन होगा सर्कुलर मशीन में, तो हमें पता है ओमेगा वेलोसिटी से उसका रोटेशन होगा, यानी ओमेगा रेडियंस पर सेकंड से, और हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी।
या अगर और ज्यादा अप्रोप्रिएट कहें तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। और इससे हम लोग कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यानी जो भी हम लोग फेज डिफरेंस का एंगल ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई टाइम एसोसिएटेड है, यानी यहां से आपको पता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो कोई भी आपका टाइम है तो हम लोग एंगल में रिप्रेजेंट करें तो या टाइम में रिप्रेजेंट करें तो एक ही बात है, क्योंकि हर एंगल के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर टाइम होगा। तो 60-60 डिग्री के इंटरवल पे हम लोग लेके चलते हैं, बराबर इंटरवल प्लॉट कर लीजिए 60 का। ठीक है, तो इस तरह 60-60 के इंटरवल पर बराबर प्लॉट कर लीजिए। 60-60 डिग्री के एंगल पर बराबर प्लॉट कर लीजिए एक्स एक्सिस पे। 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री, 420 डिग्री एंड सो ऑन, आगे चल के 480 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते चले जाएंगे। आर फेज के ग्राफ को तो डेफिनेटली 0 से शुरू होगा, 180 पे यहां आएगा और 360 डिग्री पे कंप्लीट हो जाएगा और फर्दर इसी बेसिस पे मूव करता चला जाएगा। फर्दर इसी बेसिस पे मूव करता चला जाएगा। क्लियर? अब वाई फेज कहां से शुरू होगा? वाई फेज कहां से शुरू होगा बताइए? एनीवन? यस, यानी इससे 120 डिग्री के बाद वो शुरू होगा। तो वाई फेज को प्लॉट कर लीजिए। इस तरह वाई फेज का चला जाएगा आपका आगे। ठीक है, अब बी फेज कहां से शुरू होगा? बी फेज कहां से शुरू होगा? इस तरह करके आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। बाकी की प्लॉटिंग भी कर लीजिए, यानी शुरुआत से इसके आगे एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करके ये भी शो कर दीजिए। इस तरह करके आपका पूरा ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, इस तरह करके आपका पूरा ग्राफ प्लॉट हो गया। और डेफिनेटली ये किस चीज का ग्राफ है? किस चीज का ग्राफ हमने प्लॉट किया है बताइए? फ्लक्स का। ठीक है, यानी ये फ्लक्स है, सबका मैक्सिमम फ्लक्स, क्योंकि सब वाइंडिंग सेम है, सब वाइंडिंग एग्जैक्टली सेम है, सब में नंबर ऑफ टर्न्स बराबर है, सबका मटेरियल सेम है और सब में बराबर ही करंट फ्लो होता है, बस 120 डिग्री का फेज डिफरेंस सभी वाइंडिंग के बीच में है। तो जाहिर है सबका मैक्सिमम फ्लक्स phi m ही होगा। इसका भी मैक्सिमम फ्लक्स जब होगा phi m ही होगा, इसका भी जब मैक्सिमम फ्लक्स होगा तो वो भी phi m ही होगा। वाई फेज का भी मैक्सिमम फ्लक्स जब होगा phi m ही होगा और इसी तरह इसका भी मैक्सिमम फ्लक्स
जब भी होगा बी फेज का φm ही होगा, क्योंकि सब वाइंडिंग एक तरह का है, सब में करंट सेम दे रहे हैं, बस सिर्फ अंतर है कि टाइम में सभी करंट्स के बीच में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो इसीलिए फ्लक्सेस के बीच में भी 120 डिग्री का फेज डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है क्लियरली? ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको फेजर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जाहिर है साइन अल्टरनेटली साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज है, तो अल्टरनेटली साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या फेजर रिप्रेजेंटेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फेजर रिप्रेजेंटेशन से इनको रिप्रेजेंट करेंगे, इनके पॉजिटिव वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इनके पॉजिटिव वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनको रेफरेंस के लिए, इन पॉजिटिव वेक्टर्स को रेफरेंस के लिए हम लोग लेके चलेंगे, फेजर में हम लोग इनका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो फेजर में जाहिर है ये तीनों फेजर के बीच का एंगल कितना हो सकता है बताइए? फेजर रिप्रेजेंटेशन में इन तीनों के वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ओके, तो यहां पे इनका फेजर रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, और पॉजिटिव फेजर्स को हम लोग दिखा रहे हैं। ये क्या हो गया आपका? फाई आर पॉजिटिव फेजर, इससे 120 डिग्री के एंगल के बाद, इससे जो 120 डिग्री का एंगल आएगा, फाई वाई, और इससे 120 डिग्री के एंगल के बाद फाई बी। तो ये आपके तीनों फेजर का रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हर एक मोमेंट पे, इतना तक समझ में आया सबको? आगे बढ़े, इतना तक समझ में आया? एनीवन रिप्लाई? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इंडिविजुअल फेजेस का हम लोग एनालिसिस करेंगे। यानी आपको देखो क्या क्या चीजें यहां से दिखी, पहले वो समझ लो। स्टार्टिंग से एक बार रिव्यू करा दे। आपका टॉपिक क्या था? आपका टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इन एन इंडक्शन मशीन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इन एन इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मशीन। यहां क्या है, हम सिंपलिसिटी के लिए एक कॉइल, हर एक फेज का एक कॉइल लेके चल रहे हैं। हमने आर फेज के कॉइल को यहां लगा दिया, वाई फेज के कॉइल को लगा दिया, बी फेज के कॉइल को लगा दिया। हमने इसका कनेक्शंस दे दिया, यानी हमने इसको सप्लाई दे दिया। स्टार्टर है तो जाहिर है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं। सप्लाई देने के बाद एक चीज और ध्यान देना है कि हम लोग जो कंडीशन दो लेके चलते थे कि सब तीनों फेजेस के बीच में, तीनों फेजेस को स्पेस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल के एंगल पर रखेंगे। तो यहाँ स्पेस में 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल पे हमने रख दिया है। ठीक है, और जाहिर है यहाँ ये टू पोल मशीन है, जो आपको दिख रहा है मैकेनिकल एंगल, वही यहाँ इलेक्ट्रिकल एंगल भी है। ठीक है, अब इसको जो सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, दूसरा कंडीशन, इसको जो सप्लाई दे रहे हैं 120 डिग्री के टाइम डिले पर तीनों आपस में डिस्प्लेस्ड हैं, यानी स्पेस में भी हमने 120 डिग्री अपार्ट रखा और टाइम में भी हमने डिग्री अपार्ट रखा। दोनों कंडीशन हमने फुलफिल कर दिया। ठीक है, यानी इंडिविजुअल फ्लक्स ऐसे वैरी कर रहा है। इंडिविजुअल फ्लक्स 0 से शुरू होता है, मैक्सिमम पे जाता है, फिर धीरे धीरे वैल्यू कम होती है और फिर डायरेक्शन उसका उलट जाता है। अगर नॉर्थ बन रहा होगा तो अब साउथ बनने लगा, ये अपने मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर 0 होगा, और यही प्रोसेस रिपीट होता रहता है। यही सब में हो रहा है, वाई में भी वैसे ही हो रहा है। 0 से शुरू हुआ, मैक्सिमम पे गया, फ्लक्स फिर कम होने लगा। अब यहाँ तक क्या था, साइकिल पॉजिटिव था, तो मान लो इसका नॉर्थ पोल बना था, इसके बाद इसका साउथ पोल बन गया, साउथ पोल का मैक्सिमम हुआ और फिर धीरे धीरे कम हुआ। इस तरह ये इंडिविजुअली सारी चीजें चलते रहती है, इंडिविजुअल फ्लक्स का वेरिएशन होता है। अब हमें क्या देखना है, तो हमें देखना है कि जो हम लोग बार बार कहा करते हैं कि ये इंडिविजुअल फ्लक्स भले ही वैरी कर रहा है, लेकिन इसका रिजल्टेंट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा और सिंक्रोनसली रोटेटिंग होगा। इन चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों फेजेस के लिए एक रेफरेंस मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं ना, इन तीनों फेजेस के लिए और इन तीनों फेजेस के फ्लक्सेस के लिए एक रेफरेंस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं?
तो आपको अल्टरनेटिंग साइनसॉइडली वैरिंग क्वांटिटीज का इक्वेशन लिखना बताए थे कि अगर ये फ्लक्स है ना, सपोज दैट आर का फ्लक्स को हम लोग लेके चल रहे हैं, आर को हम लोग किसी एक फेजर को, इसमें एनालिसिस के लिए किसी एक फेजर को रेफरेंस लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में बाकी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हमारा रोटेशन ऐसे है, यानी अगर हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, और देखो एक चीज और ध्यान में रखना है, आगे चल के आपको बताएंगे फेज सीक्वेंस। यहां फेज सीक्वेंस देख के बताइए तो एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? आर बाई बी का फेज सीक्वेंस आर बाई बी का फेज सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है? एनीवन? यस, एंटी क्लॉकवाइज। आर बाई बी का फेज सीक्वेंस, ठीक है। तो आर, इससे फिर y और इससे फिर b, तो ये कैसे है? तो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि पहले हम लोग r पे आए, r के पहले कंडक्टर पे, y के दूसरे कंडक्टर पे गए, और y के पहले कंडक्टर पे, और y के पहले कंडक्टर से फिर b के पहले कंडक्टर पे, इस दौरान हमारा मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमेशा ध्यान में रखना है आपका r बाई b का जो फेज सीक्वेंस होगा ना, उसी डायरेक्शन में सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा। अगर हम लोग ऐसा करते, इस स्टेटर पे ऐसे रखते R Y B, तो हमेशा याद रखना है कि R Y B के फेज सीक्वेंस को ही सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स फॉलो करेगा। यानी इस केस में जो सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स रहता वो ऐसे जाता, R से Y, Y से B। तो यहां हमने देख लिया कि इस केस में एंटी क्लॉकवाइज है आपके सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन, इस केस में क्लॉकवाइज है। तो हमेशा ये इस फेज सीक्वेंस को फॉलो करेगा। इस फेज सीक्वेंस से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है कि क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको डायरेक्शन बदलना है इसका तो बहुत आसान है। ये जो क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है ना, इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज बना देना है, तो आपको बस एक छोटा सा चीज करना होगा, आपको किसी दो फेज को आपस में बदल देना होगा। ओके, यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे आर वाई बी इस तरह से क्लॉकवाइज है। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको बदलना है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने का मतलब क्या है कि किसी दो फेज को आपस में बदल देंगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदल जाएगा। सपोज दैट कोई दो फेज ले लो, कोई भी दो फेज हम लोग ले लेते हैं। मान लो इन दो फेज को अगर आपस में बदल दें, तो देख लो आपस में बदल के, तो इन दो फेज को अगर आपस में बदल देंगे तो R तो अपनी जगह पर है, हमने क्या किया? Y और B को बदल दिया, यानी B को Y के जगह पे ले आए और Y को B के जगह पे ले आए। तो हमेशा बताए हैं कि आपका फ्लक्स इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा, यानी R से Y में, Y से B में। तो देखो, किसी दो फ्लक्स को बदलने से डायरेक्शन बदल गया। जो डायरेक्शन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, जो डायरेक्शन यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज दिख रहा था, वो डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। किसी दो को, इसमें से मान लो आप किसी और दो सेट को हम लोग बदलते हैं, सपोज दैट R को बदलते हैं और B को बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ R और B को बदलेंगे, Y को अपनी जगह पे रहने देते हैं, ठीक है। तो R की जगह B को ले गए और B की जगह R को ले गए। अब क्या होगा? तो हमेशा फेज सीक्वेंस R बाई B के सीक्वेंस को फॉलो करेगा, R से Y और Y से B। तो देखो, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है, सॉरी, यहाँ क्लॉकवाइज था और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो गया। यानी इस सेट में से कोई दो फेज को बदल के हम लोग डायरेक्शन को बदल देते हैं। जैसे यहाँ क्लॉकवाइज है तो किसी दो फेज को बदल के हमने एंटी क्लॉकवाइज कर लिया, यहाँ क्लॉकवाइज है तो किसी दो फेज को बदल के हमने एंटी क्लॉकवाइज कर लिया। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन जो होगा सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो इस तरह से वैरी करेगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया सबको? अब आ जाइए मैथमेटिकल इक्वेशन में, ठीक है। तो जाहिर है किसी एक को हम लोग रेफरेंस फेज लेके चलेंगे, रेफरेंस फेजर, रेफरेंस वेक्टर, और बाकी सबको उसके टाइम डिले के हिसाब से लिख के चलेंगे। तो ये फाई आर है, आर के हम लोग आर के फ्लक्स के इक्वेशन को अगर हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा? फाई एम। आर के फ्लक्स के इक्वेशन को अगर हम लोग लिखें तो ये मैक्सिमम वैल्यू फाई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आर के लिए। अब इसी के रेस्पेक्ट में बाकी फेजेस के भी इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे। y के फ्लक्स को लिख लीजिए, फाई वाई
इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। और देखो तो रेफरेंस वाले फेज से, आर फेज यहाँ रेफरेंस है, तो रेफरेंस वाले फेज से ये कितना डिस्प्लेस्ड है, लैगिंग है कि लीडिंग है? आर लैगिंग है कि लीडिंग है आपका वाई आर से? लीडिंग है, बताइए लैगिंग है कि लीडिंग है? लैगिंग होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम डिले के बाद वो शुरू हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम डिले के बाद वो शुरू हो रहा है, ठीक है। कहते हैं कि वाई फेज डेफिनेटली आर फेज से लैगिंग है, और कितना लैगिंग है, कितने एंगल से? यस, तो यहां क्या करेंगे, माइनस के प्लस, यस माइनस 120 डिग्री लगा दीजिए उसमें, तो आपको वाई फेज का इक्वेशन मिल गया। ये आपको वाई फेज का इक्वेशन मिल गया, यानी इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, ठीक है। अब यहां आ जाइए, उसी तरह बी फेज का इक्वेशन लिख लीजिए। अब यहां पे कितना टर्म आएगा, माइनस के प्लस, प्लस आएगा, कैसे प्लस आएगा बताओ? यहां देखो आर फेज शुरू हो गया, आर फेज 0 से शुरू हो गया, इसके इतना टाइम बीतने के बाद यानी टाइम लैग के बाद वाई शुरू हुआ, और उससे भी इतना टाइम बीतने के बाद टाइम लैग के बाद, ये क्या है आपका टाइम एक्सिस है, ये क्या है पहले भी बता चुके हैं, ये क्या है आपका टाइम एक्सिस है। तो टाइम एक्सिस पे पहले ये शुरू हो गया, उसके 120 डिग्री के बाद ये शुरू हुआ 0 पे अपने, और उसके 120 डिग्री के बाद ये शुरू हुआ 0 पे अपने, तो लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा? तो प्लस क्यों देंगे वहां? कितना लिखेंगे इसमें? 120 डिग्री देंगे तो प्लस देंगे, अगर 240 डिग्री देंगे तो माइनस देंगे। यहां प्लस देंगे कब? जब हम लोग मान के चल रहे हैं कि लीडिंग है, मतलब उसका एक ही है, लेकिन यहां हम लोग प्लस नहीं लिखेंगे। हमेशा ध्यान में रखना है कि एक को रेफरेंस फेजर हमने मान लिया है, इस रेफरेंस फेजर के रेस्पेक्ट में सारी चीजें निकाल रहे हैं, तो इस रेफरेंस फेजर से हमेशा हम लोग एक डायरेक्शन का सीक्वेंस लेके चलेंगे। 180 प्लस 180 डिग्री भी लिखेंगे तो सही होगा आपका इक्वेशन, लेकिन वो पैटर्न हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे क्योंकि सबको हमें दिखाना है कि आर फेज से सब लैगिंग है। अगर हम लोग यहाँ प्लस 120 भी लिखें तो सही होगा, मैथमेटिकली सही होगा, लेकिन वो पैटर्न हम लोग यहाँ नहीं शो करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से कि आर फेज से लैग कर रहा है वाई फेज, आर फेज से लैग कर रहा है बी फेज। हम लोग लैगिंग के टर्म में दिखाएंगे, यानी सबको माइनस के टर्म में दिखाएंगे, इसलिए कंसेप्ट चौपट मत करवाया कीजिए कहीं और पढ़ के, ठीक है। ये प्लस 120 भी लिखते तो सही होता है मैथमेटिकल इक्वेशन, लेकिन उसको हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, हम लोग साइन कन्वेंशन प्रॉपर फॉलो करेंगे, तो प्लस वाला सही होगा मैथमेटिकली, लेकिन उसको हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे। हमेशा ध्यान में रखिए, वी शुड हैव, और हमें राइट क्या करना है, माइनस 240 डिग्री। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, प्लस लिख सकते हैं लेकिन प्लस लिखेंगे नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट साइन कन्वेंशन, दैट इज नॉट द करेक्ट पैटर्न टू बी फॉलोड ओवर हियर। क्लियर? और इन तीनों इक्वेशंस को ही हम लोग पुट करके अलग अलग टाइम पे देखेंगे कि अलग अलग टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपका 3 सेट ऑफ इक्वेशन, 3 कंप्लीट सेट ऑफ इक्वेशन तीनों फेज के लिए मिल गया। ये 3 कंप्लीट सेट ऑफ इक्वेशन तीनों फेज के लिए मिल गया। अब अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे इन तीनों को यूज करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कौन कौन से इस पे देखेंगे, तो इन मोमेंट्स पे हम लोग अलग अलग देखेंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है, यानी 0 डिग्री पे तीनों फेज के इक्वेशन आपको कौन कौन से वैल्यू शो कर रहे हैं फ्लक्स के, 60 डिग्री पे तीनों फेज के इक्वेशन आपको क्या क्या वैल्यू शो कर रहे हैं तीनों के इंडिविजुअल, तीनों फेजेस के इंडिविजुअल फ्लक्सेस के, 120 डिग्री पे क्या शो कर रहे हैं, एंड सो ऑन।
तो इस तरह से हम लोग देखेंगे पैटर्न कि क्या होता है अलग अलग टाइम पे। 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है उस पे क्या होता है, 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग जो टाइम है उस पे क्या होता है, और क्या होता है का मतलब क्या है यहाँ पे कि 0 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो टाइम होगा उस पे तीनों इंडिविजुअल फ्लक्स यानी आर फेज का फ्लक्स, वाई फेज का फ्लक्स कितनी वैल्यू देता है, 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू देता है, इस तरह करके अलग अलग मोमेंट पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग मोमेंट पे चलो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले टाइम पे हम लोग आते हैं, पहला टाइम कौन सा, 0 डिग्री पे, यानी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू 0 पे थीटा कितना है, तो जब थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है, जब थीटा 0 डिग्री हो तो तीनों फेज के इक्वेशन को देख लीजिए क्या मिलना चाहिए आपको, तो पुट करके निकाल लीजिए सबकी वैल्यू। फाई आर का वैल्यू कितना मिलेगा, तो sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, इसलिए फाई आर की वैल्यू 0। यहाँ ओमेगा t टाइम t इज इक्वल टू 0 है, टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0, ओमेगा t इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा t इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि पहले ही हम लोग देख चुके हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t। तो ये थीटा की वैल्यू है, चाहे तो डायरेक्ट हम लोग थीटा लिखें या ओमेगा t लिखें, तो थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो कितना आना चाहिए, फाई आर इज इक्वल टू 0, यानी इस मोमेंट पे पहला फ्लक्स जो आर फेज का है वो आपको 0 मिल गया। इस मोमेंट पे पहला फ्लक्स जो आर फेज का है वो आपको 0 मिल गया। ठीक है, दूसरे फ्लक्स पे आ जाइए। दूसरा फ्लक्स क्या मिलेगा 0 डिग्री पे, कैलकुलेट इट, बताइए। अब इक्वेशन से कैलकुलेट करके दूसरे फ्लक्स की वैल्यू बताइए 0 डिग्री पे। ठीक है, चलो यहां सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसका इक्वेशन पे हम लोग आ जाएंगे, आपके फाई वाई का इक्वेशन जो है सिंपली यहां पुट कर देते हैं फाई एम साइन, और ये 0 माइनस 120 डिग्रीज। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। फाई वाई इज इक्वल टू फाई एम साइन माइनस 120 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। ये क्या बन गया आपका, फाई वाई इज इक्वल टू माइनस फाई एम साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2, देयरफॉर माइनस √3/2 माइनस √3/2 फाई एम। ठीक है, तो एक वैल्यू आपको फाई आर की वैल्यू ये मिली और फाई वाई की वैल्यू ये मिली। ठीक है, उसी तरह कैलकुलेट कर लीजिए बी फेज, बी फेज को कैलकुलेट कर लीजिए। कितना आना चाहिए, तो डेफिनेटली और फाई भी कितना आना चाहिए, वैल्यू बताइए इसका। फाई बी है, ये फाई बी है, लिखने में ऐसे लिखा गया है, फाई बी है ये। कितना होगा, ये लिखने में फाई एम लिखा गया था, फाई बी है ये, तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है। आवाज कट रहा है, ये √3/2 होगा, माइनस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी फाई बी √3/2
हाँ बोलो। माइनस होता। देखो फिर से देखो, इसको डायरेक्ट लिख दिए इसलिए आप लोगों को इतना कंफ्यूजन हो गया। ये जो है ना, यहाँ पे क्या है, इसके जगह 0 डिग्री पुट कर रहे हैं, इसके जगह 0 डिग्री पुट कर रहे हैं, तो क्या इक्वेशन हो जा रहा है, फाइ m साइन 0 माइनस 240, और ये 0 माइनस 240 क्या बन रहा है, फाइ m साइन माइनस 240। और आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस फाइ m साइन 240। अब साइन 240 की वैल्यू आपको -√3/2 मिल रही है, तो एक माइनस यहां भी तो है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस √3/2 हुआ। तो ये तीनों वैल्यूज आपको मिल गया, मींस एट 0 डिग्री आपको तीन वैल्यूज जो मिली वो कौन कौन सा मिला, तो 0 डिग्री पे जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू आपको 0 मिली, इसकी वैल्यू आपको -√3/2 मिली, और इसकी वैल्यू आपको √3/2 मिली। ठीक है, अब अगले मोमेंट पे आ जाते हैं। अगले मोमेंट पे एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा, तो ये सिंपली साइन 60 डिग्री के बराबर यानी √3/2 फाइ m डायरेक्टली लिख लीजिए। √3/2 फाइ m, ठीक है, अगले वाला आ जाइए। फाइ y ये आ गया आपका, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, फाइ m साइन -60 डिग्री, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस फाइ m साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, और ये माइनस आ गया, तो मीन्स ये आपका फाइ y माइनस √3/2 फाइ m आ गया। ठीक है, इस तरह करके लास्ट वाले के लिए निकालिए, लास्ट वाले के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। साइन -180 डिग्री, देयरफॉर फाइ b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस केस में जो आपको वैल्यू मिला, तीन वैल्यू, वो कौन कौन सा है, तो इस केस में जो आपको वैल्यू मिला, फाइ r इज इक्वल टू √3/2 फाइ m, और फाइ y इज इक्वल टू माइनस √3/2 फाइ m। और फाइ b
b इज इक्वल टू 0। क्लियर? इस तरह करके सब पे चेक कर लीजिए कितने वैल्यूज आपको मिल रही है। इसी तरह सेम प्रोसेस से 120 डिग्री के एंगल पर चेक कर लीजिए, 240 डिग्री के एंगल पर चेक कर लीजिए। तो 120 के आप डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं 120 डिग्री के एंगल पे। डायरेक्ट कैलकुलेटर से पुट करके वैल्यूज को लिख लीजिए। तो एट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, डायरेक्ट वैल्यू लिखते चले जाइए। कितना आएगा 5r। और देखो एक बहुत आसान तरीका है इसको देखने का, आपको कैलकुलेटर भी नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका आपको बता देते हैं जिससे आपको कैलकुलेटर भी नहीं यूज करना पड़ेगा। वो तरीका क्या है? तो पहले क्वाड्रेंट सिस्टम में आ जाते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको पता है दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब ये याद रखना है कि साइन और कॉसेक का सबसे आसान तरीका, आपको कैलकुलेटर भी नहीं यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सबसे आसान तरीका आपको बता देते हैं। साइन और कॉसेक का मींस साइन का, साइन थीटा का, और कॉसेक थीटा जो जस्ट उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। साइन और कॉसेक का फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह कॉस सेक का क्या होता है? कॉस सेक का फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, कॉस सेक में अगर चले आए तो कॉस सेक का फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव। और अगर tan कॉट पे आए तो tan कॉट का फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव। ठीक है, अब ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको साइन वाला याद रखना है। तो साइन वाला जो हमने ब्लैक से लिखा है, चलो बाकी सबको हटा देते हैं। यहाँ जो आपके काम का है सिर्फ उसी को लिख रहे हैं, यानी साइन कॉसेक का फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। अब देखिए करना क्या है, यहाँ जो भी एंगल आ रहा है ना वो एक तरह से 60 वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, जो भी एंगल आ रहा है, जैसे यहाँ 60 डिग्री है, अब 120 डिग्री आपको एंगल मिलता है तो इस क्वाड्रेंट का वो 60 डिग्री है। ठीक है, जैसे ये 120, ये आपको 60 डिग्री मिल रहा है, दिस इज योर 60 डिग्री। ये 120 डिग्री का मतलब है कि इस क्वाड्रेंट का 60 डिग्री, ये 240 का मतलब है कि इस क्वाड्रेंट का 60 डिग्री। ठीक है, और इस तरह से 300 डिग्री का मतलब है इस क्वाड्रेंट का 60 डिग्री। यानी सब में आपको खाली साइन 60 डिग्री का वैल्यू पुट करना है और आपको साइन जो है ना इसके हिसाब से अलॉट करते जाना है। जैसे देखो इजी एग्जांपल बताते हैं, इससे आपको कैलकुलेटर भी नहीं यूज करना पड़ेगा। इससे आपको कैलकुलेटर भी नहीं यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे, अभी जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे वो कौन कौन सा आ रहा था आपका? तो जब थीटा 120 डिग्री है, जब थीटा 120 डिग्री है तो हमारा ये क्या मिल रहा था? तो phi r इज इक्वल टू phi m sin 120 डिग्री। अब देखो सिंपल है, बहुत आसान है। 120 डिग्री है, 120 डिग्री का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 डिग्री कहां लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आपको करना क्या है ना, कोई वैल्यू नहीं, आपको सिर्फ sin 60 डिग्री का वैल्यू चेक करते जाना है, पुट करते जाना है। आपको पता है sin 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। यहाँ क्या कीजिए, सिर्फ √3/2 पुट कीजिए और देख लीजिए कि इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव छोड़ दीजिए, phi m। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हर बार आपको करना क्या है, हर बार 60 डिग्री की वैल्यू को ही पुट करते जाना है। बस देखना है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके हिसाब से माइनस और प्लस साइन दे देना है। जैसे 120 डिग्री तो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आपको सिर्फ 60 डिग्री की वैल्यू पुट करना है, phi m लगा देना है।
और इसमें देखना है कि इसमें क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल गई फाई आर की। उसी तरह अगले वाले में आ जाइए। अगला वाला कौन सा है? तो आपका फाई बी का वैल्यू है, सॉरी फाई वाई का वैल्यू है। फाई वाई आपको पता है फाई एम साइन 120 माइनस 120, तो ये तो चलो अपने आप जीरो हो गया। इस केस में आपको फाई वाई जीरो मिल गया, ठीक है। तीसरे वाले में आ जाइए फाई बी, फाई बी इज इक्वल टू फाई एम साइन, और कितना था वहां पे? तो 120 माइनस 240, तो ये मिल गया आपको फाई बी इज इक्वल टू फाई एम साइन माइनस 120, साइन माइनस 120। That means phi b is equal to minus phi m sin 120 डिग्री, ठीक है। और sin 120 डिग्री में क्या करेंगे? sin 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे, और 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, मींस phi b is equal to माइनस जो पहले से है और sin 60 डिग्री की वैल्यू पुट करके, यानी √3/2, और सेकंड क्वाड्रेंट में यानी पॉजिटिव ही रह गया, तो ये वैल्यू आपको मिल गई। यानी इस केस में, ठीक है। तो इस तरह करके हमने इसका भी फाइंड आउट कर लिया। ये कब का था? जब थीटा आपका 120 डिग्री है, ठीक है। जब थीटा आपका 120 डिग्री है तब की ये वैल्यूज भी आपको मिल गई 120 के बाद, क्योंकि 60-60 डिग्री के इंटरवल पर ले रहे हैं, ठीक है। 60-60 डिग्री के इंटरवल पर ले रहे हैं, यानी हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग 4 मोमेंट डिसाइड कर रहे हैं। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, 60 डिग्री है, 120 डिग्री है और 180 डिग्री है। तो 180 डिग्रीज के लिए क्या क्या होगा? जब थीटा आपका 180 डिग्री है, phi r is equal to phi m sin 180 डिग्री मींस 0, ठीक है। phi y is equal to phi m sin 180 डिग्री माइनस 120, यानी ये सिंपली 60 डिग्री हो गया। क्या वैल्यू आएगी इसकी? √3/2 phi m। यस। और अगले वाले में आ जाइए, फाई बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। कितना आना चाहिए? तो ये हो गया कितना? -60, ठीक है। -60 माइनस √3/2 phi m। तो इस तरह सारी वैल्यू हमें मिल गई। अब देखो उसका जो कहना था ना, चाहते तो इस इक्वेशन को, चाहते तो हम लोग जो b का इक्वेशन लिखते हैं ना, b का इक्वेशन चाहते तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे। b का इक्वेशन चाहते, सॉरी phi b चाहते तो हम लोग ये भी लिख सकते थे +120, एकदम सेम वैल्यू मिलती इसमें भी, चाहे +120 लिखें या ओमेगा टी -240 लिखें, दोनों केस में एकदम एग्जैक्टली सेम वैल्यू मिलेगा हर बार। लेकिन यहाँ क्या करना है? यहाँ एक साइन कन्वेंशन प्रॉपर हमें फॉलो करके चलना है।
हमें दिखाना है कि कैसे एक फेज को हम लोग रेफरेंस लेते हैं और बाकी सारा फेज उससे एंगल या फेज डिफरेंस में डिस्प्लेस्ड होता है, एक पैटर्न पे डिस्प्लेस्ड होता है। यानी R से Y 120 डिग्री फेज लैगिंग है और Y से B 120 डिग्री फेज लैगिंग है। दूसरे शब्दों में कहें तो R से Y 120 डिग्री फेज लैगिंग है और R से B जो है R के मुकाबले 240 डिग्री फेज लैगिंग है। तो हमें एक पैटर्न दिखाना है, हमें दिखाना है कि R हमारा रेफरेंस फेज है और बाकी सब उससे लैगिंग है। इसी वजह से तो हम लोग ऐसा शो करते हैं, इसी की वजह से तो हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो हम लोग दिखाते हैं कि पहले R आ गया टाइम में, और लैग का मतलब क्या होता है? लैग का मतलब पिछड़ जाना, बाद में आना। तो लैग होके पिछड़ के ये 180 डिग्री के बाद शुरू हुआ और उससे भी पिछड़ के यानी इतना टाइम और बीत गया तब ये शुरू हुआ। तो हमें लैगिंग पैटर्न दिखाना है, इसलिए लैगिंग पैटर्न दिखाने के लिए भले ही हमें पता है कि इन दोनों में एक ही चीज मिलेगा, लेकिन हम लोग हमेशा माइनस वाला पैटर्न को फॉलो करते हैं, साइन कन्वेंशन को। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह करके अलग अलग सेट में 4 इंस्टेंट पे हमने वैल्यूज को ले लिया। अब चारों इंस्टेंट के वैल्यूज को हम लोग समराइज कर लेते हैं, चारों इंस्टेंट के वैल्यूज को हम लोग समराइज कर लेते हैं। क्या क्या वैल्यू आया था याद कर लीजिए, कौन कौन सा वैल्यू आया था? ठीक है, अब वैल्यूज को हम लोग पुट करते चले जाएंगे। ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 था तो हमें जो वैल्यूज मिली थी उसमें आपका फाई आर का वैल्यू 0, फाई वाई का वैल्यू -√3/2। चेक करते जाइएगा वैल्यू आप लोग कॉपी से, जो कॉपी में बताए हैं। ठीक है, तो फाई आर की वैल्यू 0 मिला था, फाई वाई का वैल्यू -√3/2 मिला था और फाई बी की वैल्यू √3/2। कॉपी से आप लोग चेक करते जाइएगा, यही वैल्यू मिला था ना, कॉपी में जो लिखा है उसे चेक करते चले जाइएगा। ठीक है, इस केस में आ जाइए। यस सर। इस केस में बताइए कितना कितना वैल्यू मिला था? इस केस में जो हमें वैल्यू मिली थी, ठीक है, फाई आर इज इक्वल टू √3/2, फाई वाई इज इक्वल टू -√3/2, और ये फाई एम, सब में फाई एम लगाते जाना है। ये तो 0 है, चलो कोई बात नहीं, फाई एम, फाई एम। ठीक है, उसी तरह √3/2 फाई एम और -√3/2 फाई एम, और ये मिला हमारा 0। ठीक है, उसी तरह कैलकुलेट कर लीजिए 120 डिग्री पे हमें कितना मिला, 120 डिग्री पे हमें कितना मिला था? √3/2, 0 -√3/2। फाई वाई की वैल्यू 0, ठीक है। तो इसमें ये वैल्यूज हमें मिली थी। अब आ जाते हैं 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे क्या मिला था देख लीजिए, 0, और क्या मिला था? क्लियर? यही वैल्यूज आई थी, सब लोग चेक कर लीजिए, चारों इंस्टेंट में यही वैल्यू मिला था हमें। ठीक है, 0 पे जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था तो हमें फाई आर की वैल्यू 0 मिली थी, फाई वाई की वैल्यू -√3/2 मिली थी और फाई बी की वैल्यू √3/2 मिली थी। ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री था तो 60 डिग्री पे हमें फाई आर की वैल्यू √3/2 मिली थी, फाई वाई की वैल्यू -√3/2 और फाई बी की वैल्यू 0। उसी तरह थीटा जब 120 डिग्री था तो हमें फाई आर की वैल्यू √3/2 मिली थी,
5i की वैल्यू हमें 0 मिली थी और 5v की वैल्यू हमें -√3/2 मिली थी। दिस इज -√3/2। ठीक है, 180 डिग्री पे हमें 5r की वैल्यू 0 मिला, हमें 5i की वैल्यू √3/2 एंड 5v की वैल्यू -√3/2। कॉपी में चेक कर लो। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन चारों इंस्टेंट पे हम लोग देखेंगे, चारों इंस्टेंट पे कर्व को हम लोग प्लॉट करके चलेंगे, हम लोग वेक्टर डायग्राम को, फेजर डायग्राम को प्लॉट करके चलेंगे। अच्छा हाँ, फेजर डायग्राम जो है ना, फेजर डायग्राम में एक्चुअली पहले जो लिए थे हम लोग वो लेते हैं। थोड़ी देर के लिए उस समय मेरा ध्यान नहीं था। हाँ, आर फेज और फेजर डायग्राम में, वेक्टर डायग्राम में इसके बाद जो क्वांटिटी आई, जो आपका वाई फेज होगा, इसके बाद जो क्वांटिटी आई उसको इधर ही दिखाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 120 डिग्री एंगल बीतने के बाद वो आ रहा है, तो जाहिर है 120 डिग्री के टाइम बीतने के बाद ही वो आ रहा है। इसलिए वो रिप्रेजेंटेशन जो बाद में बदल दिए थे वो ना होके ये होगा आपका तीनों फेजर का रिप्रेजेंटेशन जो पहले लिखे थे। थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान नहीं था उधर। दिस इज योर 120 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर वाई फेज। तो फेजर डायग्राम में क्या है, फेजर डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि यहां से हम लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं और इतने के 120 डिग्री एंगल बीतने के बाद ये फेजर आया और फिर 120 डिग्री एंगल बीतने के बाद ये फेजर आएगा। तो इसलिए फेजर रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे शो कर रहे हैं पॉजिटिव फेजर्स को। ठीक है, एंड अगेन दिस इज योर वाई। और इससे फायदा होता है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अलोंग ही हम तीनों वेक्टर्स को दिखा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अलोंग ही हम लोग तीनों वेक्टर को दिखा रहे हैं। जिस तरह हमने क्या किया था, तो हमने देखा था कि हमारा जो स्टैटर है ना, तो स्टैटर में आपका आर, वाई, बी, तो इसमें हम लोग इस सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें भी हम लोग इसी सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो डेफिनेटली दिस इज 120 एंड दिस इज 120। ठीक है, और जैसे ही r से कंपेयर करेंगे तो r से y 120 और r से फिर b, तो 120 प्लस 120 मिलकर 240 हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसका साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। अब ये तीनों वेक्टर्स है ना, तीनों फेजर्स, इसी के रेस्पेक्ट में ये वैल्यूज इन फेजर के लिए पुट करके अब सबके लिए एक फेजर डायग्राम हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये आपका जनरल फेजर डायग्राम है जहां हमने पॉजिटिव वैल्यूज तीनों फेजर के फ्लक्स की पॉजिटिव वैल्यूज को हमने रखा है। अब ये जो अलग-अलग इंस्टेंट का वैल्यू आया ना, इन इंस्टेंट को इस फेजर डायग्राम में रख के हर एक इंस्टेंट का अपना फेजर डायग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे। यानी थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए फेजर डायग्राम, थीटा इज इक्वल टू 60 के लिए फेजर डायग्राम, थीटा इज इक्वल टू 120 के लिए फेजर डायग्राम, थीटा इज इक्वल टू 180 के लिए फेजर डायग्राम। यानी कोई भी चार इंस्टेंट जो हमने अपने मन से लिया है, हम ज्यादा भी इंस्टेंट ले सकते हैं और हर एक इंस्टेंट पे हम लोग देखेंगे कि आपको सेम कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का, और हम लोग देखेंगे कैसे सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, तो चारों के लिए अब हम लोग फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे, चारों कंडीशंस के लिए, यानी चारों गिवन एंगल के लिए। ठीक है, तो पहले एंगल के लिए आते हैं हम लोग फेजर डायग्राम प्लॉट करने। पहले एंगल के लिए हम लोग फेजर डायग्राम प्लॉट करने आते हैं। सेंटर हम लोग ले लेते हैं। पहला इंस्टेंट कौन था, जब आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था। पहले इंस्टेंट पे देखिए वैल्यूज आपको क्या-क्या मिला। तो पहले इंस्टेंट पे जब थीटा 0 डिग्री है तो क्या-क्या वैल्यू मिल रहा है, तो ये फेजर आपका 0 हो गया। यहां से आपको दिख रहा है कि r फेजर आपका 0 हो जाएगा। y फेजर की वैल्यू √3/2 φm मिल रहा है और b फेजर की वैल्यू √3/2 φm। ठीक है, y फेजर की वैल्यू -√3/2 φm और b फेजर की वैल्यू √3/5 φm। अब इन फेजर को हम पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो r फेजर 0 है, तो r फेजर जो इधर हम लोग दिखाते थे, r फेजर जो हम लोग इधर दिखाते थे, अब इसका वैल्यू 0 हो गया वहां पे। अब इसका वैल्यू वहां पे 0 हो गया, तो ये फेजर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, बच गया ये दोनों फेजर। तो y फेजर की वैल्यू कितनी मिल रही है वहां पे, √3/2 φm, और b फेजर की वैल्यू कितनी मिल रही है, y फेजर का -√3/2 φm और b फेजर का √3/2 φm। तो इतने वैल्यू का दो फेजर ही हम लोग वहां दिखाएंगे, क्योंकि r फेजर की वैल्यू 0 हो चुकी है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या है पहले भी बता चुके हैं। ये फेजर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक फेज का, हर एक फ्लक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। r का पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है, y का पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है,
B का पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो वेक्टर डायग्राम है, ये जो फेजर डायग्राम है, ये तीनों फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और तीनों फ्लक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग ही हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहां आ जाइए। अब यहां आपको क्या मिल रहा है? तो सबसे पहले आपको पता चल गया आपका आर फेजर 0 हो गया, यानी इस डायरेक्शन में आर फेजर को आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। वाई फेजर में देखो क्या हो रहा है, वाई फेजर की वैल्यू कितनी है बताइए? वाई फेजर की वैल्यू -√3/2, यानी माइनस साइन आ गया। ठीक है, माइनस साइन आ गया। तो यहां देखिए वाई का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, माइनस साइन आ गया तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर को अगर माइनस कर दें हम लोग तो वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। यानी अगर माइनस इसकी वैल्यू आ रही है तो अब वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स होके इधर दिखेगा आपको, इधर। तो यहां क्या है, यहां उसकी वैल्यू को हम लोग जब पुट कर देंगे, यहां जब इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो y ओरिजिनली किधर था? y का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर था। y का पॉजिटिव डायरेक्शन जब इधर था और वैल्यू मिल रहा है -√3/2, यानी y का नेगेटिव डायरेक्शन, तो y का अब डायरेक्शन बदल के इधर हो जाएगा। क्लियर? और मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो √3/2 φm। ठीक है, यानी ये -√3/2 φm अब आपका उल्टे डायरेक्शन में हो गया। समझ में आया ये कंसेप्ट? समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट? ठीक है, अब देखो b की वैल्यू क्या मिल रही है? b की वैल्यू क्या मिल रही है? √3/2 φm, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है? इसका पॉजिटिव डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको मिल रहा है। तो इसका पॉजिटिव डायरेक्शन इधर ही हम लोग बना देंगे, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन इधर ही हम लोग बना देंगे बी फेज का। क्लियर? अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, तो दोनों वेक्टर को सेम साइज का हम लोग दिखाएंगे, ऑलमोस्ट सेम साइज का बनाएंगे दोनों वेक्टर को, बस साइन का अंतर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब देखिए तो यहां पे दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना आपको दिख रहा है? कितना एंगल दिख रहा है? 60 डिग्री। यस, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, आपका ओरिजिनल वेक्टर जो हुआ करता था, आपका ओरिजिनल वेक्टर इस तरह से था, y फेज का ओरिजिनल इस साइड था, r फेज का ओरिजिनल इस साइड था, और b फेज अपनी जगह पे है, जहां था वहीं पे b फेज है। 120 120 और 120। क्लियर? तो इतनी वैल्यूज हमें वहां पे दिख रही थी। तो डेफिनेटली यहां से आपको एंगल कितना मिल जाएगा? तो यहां सिंपल है, हमें करना क्या है, इसको एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऐसे कर देंगे। एक्स्ट्रा प्लॉटिंग ऐसे करेंगे तो बहुत क्लियर है यहाँ पे कि यहाँ 120 है, यहाँ 120 है, तो 120 माइनस दिस, तो ये आपको डेफिनेटली कितना मिलेगा? 60 डिग्री। क्लियर? 180 में से 120 गया तो बच गया 60 डिग्री। क्लियर है? समझ में आया? तो बहुत इजी है। कैसे आया ये लाइन आपका 180 डिग्री है और ये लाइन आपका 120 डिग्री है, तो जाहिर है ये आपका 180 डिग्री है, तो 180 में से इस 120 को हमने माइनस कर लिया, तो बचा हुआ एंगल आपको 60 डिग्री मिल गया। इज दैट क्लियर? और देखने से ही आपको, एक बार देखने से ही पता चल जाएगा कि 60 डिग्री है, यानी अब जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, इसमें आपको 60 डिग्री मिल रहा है। यानी अब जो दोनों फेजर है, इसमें y फेजर अपने डायरेक्शन से उलट चुका है, y फेजर इज हियर एंड b फेजर अपने जगह पे है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, √3/2 φm, एंड दिस इज -√3/2 φm।
और मैग्नीट्यूड जो √3/2 फाई एम है वो दोनों का सेम है, यानी एंगल इज 60 डिग्री। क्लियर? अब दूसरे इंस्टेंट के लिए आ जाइए। ये कौन सा इंस्टेंट था? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हम लोग लेके चले थे। अब आ जाइए दूसरे इंस्टेंट पे। दूसरे इंस्टेंट पे देख लीजिए कितनी कितनी वैल्यूज मिल रही है। तो दूसरा इंस्टेंट कब है? जब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना वैल्यू मिल रहा है? तो फाई आर का वैल्यू √3/2 फाई एम यानी पॉजिटिव, फाई वाई का वैल्यू -√3/2 फाई एम यानी नेगेटिव, और फाई भी यहाँ पे 0 हो चुका है। चलिए उसका भी हम लोग फेजर डायग्राम बना लें। पहला आर फेज आपको पॉजिटिव मिला, तो आर का जो ओरिजिनल पॉजिटिव डायग्राम है इसमें, आर का ओरिजिनल पॉजिटिव डायरेक्शन है इस डायग्राम में, इसी को हम लोग लेके चलेंगे। ओरिजिनल पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गया आपका आर, और वैल्यू कितना है? √3/2 फाई एम। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है इस केस में? 60 डिग्री के केस में y की वैल्यू -√3/2 फाई एम यानी y नेगेटिव हो चुका है और b 0 हो चुका है। ठीक है, तो y नेगेटिव हो चुका है, ये वाला y पहले भी नेगेटिव था और y अब भी नेगेटिव आया है। तो y का पॉजिटिव किधर हुआ करता था? y का पॉजिटिव इधर हुआ करता था, तो डेफिनेटली y का नेगेटिव इधर हो जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच में कितना एंगल है? कितना एंगल है ये? यस 60 डिग्री। और वैल्यू कितना है? तो दिस इज -√3/2 फाई एम। दोनों फेजर का मैग्नीट्यूड √3/2 फाई एम है, इसलिए दोनों फेजर का लेंथ हम लोग बराबर रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। और ये कब मिला? जब थीटा 60 डिग्री है। अब थर्ड केस में आ जाइए। थर्ड केस में जब थीटा 120 डिग्री था, क्या वैल्यू मिल रहा है? फाई आर की वैल्यू √3/2 फाई एम यानी पॉजिटिव, फाई वाई 0, फाई वी नेगेटिव। पुट कर दीजिए इसको। फाई आर की वैल्यू पॉजिटिव, फाई वाई 0 और फाई वी नेगेटिव। ठीक है, तो फाई आर की वैल्यू, हाँ बोलो। y0 और b नेगेटिव। ठीक है, तो b का डायरेक्शन हम लोग ओरिजिनल कहां लिए थे? b का ओरिजिनल डायरेक्शन यहां है। b का ओरिजिनल डायरेक्शन यहां है, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा b इसका नेगेटिव हो जाएगा यानी इधर चला जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है? तो -√3/2 फाई एम, और इसकी वैल्यू √3/2 फाई एम। ठीक है, इसके बीच का एंगल भी 60 डिग्री। तो ये कब था? ये जब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है तब का है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बाद वाले केस में, जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो देख लीजिए वैल्यूज हम लोग कितना कैलकुलेट करके लाए हैं थीटा 180 में। तो 180 डिग्री पे क्या है? r 0 हो गया, y पॉजिटिव और b नेगेटिव। r 0, y पॉजिटिव और b नेगेटिव। तो y का पॉजिटिव डायरेक्शन, y का पॉजिटिव डायरेक्शन और b का नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो b का नेगेटिव डायरेक्शन, और y चूंकि पॉजिटिव है इसलिए डेफिनेटली दिस इज √3/2 फाई एम, और ये नेगेटिव है। सर हाँ बोलो। ऊपर होगा ना? कौन सा? नेगेटिव है तो बी वाला नेगेटिव है तो ऊपर होगा ना?
हाँ 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 180 में। बी बी निगेटिव है ना, बी यस ऊपर हो जाएगा निगेटिव, यस 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 बी निगेटिव है। ठीक है, तो ये बी यहाँ पर आपका नेगेटिव हो गया और डेफिनेटली यहाँ भी एंगल 60 डिग्री इनके बीच में बन रहा है। अब देखो चारों केस हमने ले लिया, यानी हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अल्टीमेटली आगे बढ़ रहे हैं। कैसे? तो हम लोग इन सारी चीजों में कर क्या रहे थे, तो जो पहला वाला डायग्राम हमने बनाया था, पहला वाला डायग्राम जो हमने बनाया था 0 60 120 180 240 300 360 420। ठीक है, ये जो पहला डायग्राम हमने बनाया था उस पे हम लोग आते हैं। तो यहां क्या है, यहां इस डायग्राम में किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे हम लोग ले सकते थे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे लेके हम लोग देख सकते थे कि हर बार हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मिलेगा। चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने 60 डिग्री पे मूव किया आगे, यानी एक वैल्यू हम यहां लिए, फिर 60 डिग्री पे, फिर 120 डिग्री पे, फिर 180 पे, और फर्दर और भी कर सकते थे। हर बार चेक करने पे वही होगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, किसी 4 पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक कर लेंगे अपने मन से। ये चाहे तो हम लोग बदल भी सकते थे, चाहते तो हम लोग 30 डिग्री के इंटरवल पे भी ले सकते थे, चाहे तो 45 डिग्री के इंटरवल पे भी ले सकते थे, यानी 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट जितना लेना है। चाहते तो हम लोग 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 120 डिग्री पे भी ले सकते थे। अपने मन से कोई इक्वल इंटरवल का हम लोग 4 इंस्टेंट लेते, चाहे तो 45 डिग्री से भी वैरी करा सकते थे। ठीक है, तो अपने मन से हमने 60 डिग्री को वैरी करा के 4 पर्टिकुलर इंस्टेंट लिया। ठीक है, इन चारों पर्टिकुलर यानी 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री पर जब हमने एनालिसिस किया तो हमने देखा कि हर फेजर का मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ रहा है, और जाहिर है आना भी चाहिए। हर इंस्टेंट पे देखो हर फेजर के मैग्नीट्यूड में वेरिएशन है। आर का जो आपका है, और फेजर ये किसका है, ये किसका है, तो एक्चुअली में ये फ्लक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये फाई आर का ग्राफ है, ये आपका फाई वाई का ग्राफ है, और ये आपका फाई बी का ग्राफ है। ये भी आपको पता है कि तीनों फेज वाइंडिंग एक ही जैसी है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें फाई एम ही मिलेगा, इसमें भी फाई एम ही आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और इसमें भी फाई एम ही आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि तीनों वाइंडिंग एक जैसी है, तीनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, बस अंतर है, इसका फाई एम जब होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है डिले है, उसके बाद इसका मैक्सिमम होता है, और उसके 120 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो टाइम डिले है उसके बाद इसका मैक्सिमम होता है। ठीक है, यानी इंडिविजुअल फ्लक्सेस में वेरिएशन आ रहा है, इसी को हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर, और फिर हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्टेंट कितना मिलता है। तो देखो इंडिविजुअल फ्लक्सेस में ये वेरिएशन आया, अब इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग हर मोमेंट पे। तो देखो इक्वल वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है ना,
डायरेक्शन भले ही अलग है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है। एग्री? यस सर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो दो इक्वल वेक्टर का जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? डायरेक्ट मैथमेटिकल फार्मूला आपको बताया गया होगा, जब दो इक्वल वेक्टर आता है तो हम लोग डायरेक्ट मैथमेटिकल फार्मूला यूज करते हैं। अगर मान लो a मैग्नीट्यूड का आपको दो इक्वल वेक्टर दिया जा रहा है, a मैग्नीट्यूड का दो इक्वल वेक्टर है और उसके बीच का आपको रिजल्टेंट निकालना है, ये थीटा एंगल है, तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं 2a cos थीटा बाई 2। याद आ रहा है? ठीक है, जिस तरह वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, अगर दो वेक्टर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, यहां क्या होता है, जैसे ही दो इक्वल वेक्टर का निकालेंगे हमें ये रिजल्टेंट मिलेगा और ये रिजल्टेंट कहां जाएगा, तो मिड पॉइंट पे जाएगा। ठीक है, हमेशा उसके मिड पॉइंट पे जाएगा। इतना आपको पता है, वेक्टर में पढ़ाया गया होगा, याद है? ठीक है, और चाहो तो उस फार्मूला में भी पुट कर लो कि जब हम लोग AB का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, दो अलग अलग वेक्टर है, इसको जब हम लोग निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा बताइए? हाँ क्या? यस, और इसी में जब दोनों की वैल्यू को हम लोग पुट करके चलते हैं तो अल्टीमेटली इससे फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर देते हैं, 1 माइनस cos 1 प्लस cos 2 वाला फॉर्मूला से डिराइव करके हम लोग दो इक्वल वेक्टर के लिए ये लेके आते हैं, और जाहिर है इसका रिजल्टेंट एकदम मिड पॉइंट पे होगा दोनों के। ठीक है, तो इससे हम लोग वैल्यू निकालते जाएंगे, हर केस में रिजल्टेंट देखते जाएंगे कि कितना रिजल्टेंट हर केस में हमें मिल रहा है। चलो तो रिजल्टेंट देख लेते हैं, यहाँ पे निकाल लीजिए कितना रिजल्टेंट आना चाहिए। तो आपको मिल रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड √3/2 है, यानी 2 इंटू √3/2। ठीक है, और cos 60 डिग्री बाई 2 यानी 30 डिग्री, कितना आएगा, तो 2 कैंसिल हो गया, और cos 30 डिग्री की वैल्यू cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, तो √3/2 और ये 2 कैंसिल हो गया, √3 इंटू √3/2, और अल्टीमेटली ये कितना था, 5m था ना, 5m। क्लियर हुआ, ये 5m था ना, यहाँ 5m था तो 5m। अब वैल्यू कितना आ गया, तो √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होके 3/2 5m, यानी 1.5 5m। तो आपको मिल गया मैग्नीट्यूड, मिल गया रिजल्टेंट का। आपका जो रिजल्टेंट है ना RE 5RE यानी रिजल्टेंट, वो मिल गया 3/2 5m यानी 1.5 5m, और ये कितना होगा, तो एग्जैक्ट मिडिल में होगा। ठीक है, तो यहां उसको बना लीजिए एग्जैक्ट मिडिल में, और जाहिर है इन वेक्टर से वो बड़ा है, क्योंकि अगर ये √3/2 5m है, √3/2 5m है, तो ये 3/2 5m है, यानी डेफिनेटली इन दोनों वेक्टर से वो बड़ा है आपका रिजल्टेंट। क्लियर? अब अगले केस में आ जाइए, यहां भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे और सेम वैल्यू मिलेगा, यहां भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहां भी सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा, और रिजल्टेंट कहां होगा, तो इन दोनों के एग्जैक्टली मिड में, यानी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा किसी एक वेक्टर से, और जाहिर है इन वेक्टर से वो बड़ा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बड़ा मिल रहा है, तो वेक्टर का साइज भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, 3/2 5m, और क्या है, ये रिजल्टेंट है। इसी तरह अगले केस में आते हैं, यहां भी कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम है,
मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगेन आपको ये 2a cos थीटा बाय 2 का फॉर्मूला से सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा। सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा ऊपर की तरफ 3/2 फाइ m। यहां आएंगे हम लोग, चारों हो गया ना। पहला वाला छूट रहा था, चलो पहला वाला में भी दिखा दें। तो पहला वाला में भी सेम वैल्यू और एग्जैक्ट मिडिल में 3/2 फाइ m। ठीक है, अब देखो चीजें कितनी बेहतरीन हो रही है इसके अंदर, चीजें कितनी बेहतरीन हो रही है इसके अंदर। यहां पे क्या है, जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम यहां पे गौर करो। सबसे पहले तो एक चीज आपको दिख गया कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसी भी एंगल पर बराबर आपको मिल रहा है, पहला पॉइंट। इससे अब कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पे आपको बराबर मिल रहा है। और कितना मिल रहा है, 1.5 फाइ m। यानी किसी भी एक फ्लक्स का, किसी भी एक के फेज के फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग फाइ m लेके चले थे। आर फेज का भी मैक्सिमम वैल्यू फाइ m होता, वाई फेज का भी मैक्सिमम वैल्यू फाइ m होता, बी फेज का भी मैक्सिमम वैल्यू फाइ m होता। तो हम लोग देख रहे हैं कि किसी एक का जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे 1.5 टाइम्स आपको रिजल्टेंट मिल रहा है, और किसी भी इंस्टेंट पे रिजल्टेंट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, उतना ही है, 1.5 फाइ m ही है। ठीक है, हर बार हमें दिख रहा है 3/2 फाइ m यानी 1.5 फाइ m, 3/2 फाइ m, 3/2 फाइ m। पहला कंक्लूजन। ठीक है, यानी पहला चीज आपको पता चल गया, जो हम लोग बोला करते थे ना कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा और सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। तो पहला चीज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड तो आपको दिख गया, हर केस में कांस्टेंट है। अब देखो सिंक्रोनसली कैसे रोटेट कर रहा है, ये चीज हम लोगों को देखना है, कैसे ये सिंक्रोनाइज हुआ। तो पहले हम लोग कहां थे, 0 डिग्री पे थे। तो मान लो ये आपका रिजल्टेंट यहां पर है। अब जितना एंगल से हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, जितना एंगल से आगे बढ़ेंगे, रिजल्टेंट भी उतने एंगल से मूव कर जाएगा, यानी सिंक्रोनाइज हो रहा है। देखो यहां से 60 डिग्री के एंगल पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी 60 डिग्री के एंगल पे मूव कर गया। कैसे, तो रिजल्टेंट पहले यहां था, अब इससे 60 डिग्री के एंगल पर यहां मूव कर गया। क्लियर, दिख रहा है, रिजल्टेंट 60 डिग्री के एंगल पर मूव कर गया। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। अगर यही 30 डिग्री पे हम लोग बढ़ते ना, पहला पॉइंट अगर 0 डिग्री पे लेते, दूसरा पॉइंट 30 डिग्री पे लेते, तो हम लोग वहां भी देखते रिजल्टेंट 30 डिग्री से ही मूव करता। यानी यहां पे जहां रिजल्टेंट मिल रहा है, इसके बाद अगला रिजल्टेंट 30 डिग्री पे ही मूव करके आता, यानी सिंक्रोनाइज हो जा रहा है। जिस एंगल से हम बढ़ रहे हैं उसी एंगल से रिजल्टेंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाइए। यहां 60 डिग्री और मूव किए, तो रिजल्टेंट ने भी अपने आप को 60 डिग्री और मूव करा दिया। यहां से 60 से 120 पे पहुंचे, यानी 60 डिग्री और मूव किए, तो रिजल्टेंट भी 60 डिग्री और शिफ्ट कर गया। यही 30 डिग्री से आगे बढ़ते, अगर मान लो ये 60 डिग्री रहता और 90 डिग्री पे वैल्यू को चेक करते, 90 डिग्री पे वैल्यू को चेक करते, यानी 60 और 90 दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री पे चेक करते तो हम लोग देखते हैं ना कि रिजल्टेंट 30 डिग्री ही मूव कर रहा है आगे। समझ में आ रहा है? 60 डिग्री बढ़ रहा है तो रिजल्टेंट भी 60 डिग्री बढ़ रहा है, 120 डिग्री आगे बढ़ते तो रिजल्टेंट भी 120 डिग्री आगे बढ़ता। ये सिंक्रोनाइजेशन का एक और कांसेप्ट है। सिंक्रोनाइजेशन का बहुत सारा मतलब है, शुरुआत में आपको बता चुके हैं, सिंक्रोनाइजेशन का बहुत सारा मतलब है। सिंक्रोनाइजेशन का एक मतलब आपको और बताए हैं कि जब ns is equal to 120 f/p है, तो यहाँ पे किसी भी वैल्यू का इंडक्शन मोटर हम लोग डिजाइन करेंगे, किसी भी रेटिंग का, किसी भी वोल्टेज रेटिंग का, किसी भी साइज का, मान लो 10 इंडक्शन मोटर ले लेते हैं, सबको यही फ्रीक्वेंसी देते हैं और सब में यही इतना ही नंबर ऑफ पोल्स है। भले ही वोल्टेज रेटिंग कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, ठीक है, करंट रेटिंग कुछ भी हो, अगर 10 इंडक्शन मोटर ले लेते हैं, सबको सेम फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देते हैं, सब में सेम नंबर ऑफ पोल है,
तो सब उसी स्पीड से रोटेट करेगा। सिंक्रोनाइजेशन का एक कंसेप्ट ये भी है। सिंक्रोनाइजेशन का बहुत सारा कंसेप्ट है, आगे चल के आपको और भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने 60 डिग्री आगे हम लोग बढ़े, 60 से 120, तो ये भी, इसने भी अपने आप को 60 डिग्री शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहां से 60 डिग्री और फर्दर मूव किए। यहां 120 पे पहले हमने चेक किया था, पहले हमने 120 पे चेक किया था, अब 180 पे चेक कर रहे हैं, यानी 60 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं। रिजल्टेंट ने फिर अपने आप को 60 डिग्री और बढ़ा दिया। तो देखो सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट आपको मिल गया। हर इंस्टेंट पे गौर करो, अब रिजल्टेंट को प्लॉट कर लो। अब सिर्फ रिजल्टेंट को हम लोग प्लॉट कर लें तो देख लेते हैं सिर्फ रिजल्टेंट कहां कहां है। पहले डाउनवर्ड का रिजल्टेंट, पहले डाउनवर्ड का रिजल्टेंट प्लॉट करते जाइए। आपका रिजल्टेंट जो √3/2 के बराबर है, पहले डाउनवर्ड था, ठीक है। जब हमने टाइम क्या लिया था 0 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था। दूसरे केस में देख लीजिए, रिजल्टेंट ने यहां अपने आप को मूव कर दिया, यानी वर्टिकल से 30 डिग्री डाउनवर्ड, सॉरी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री डाउनवर्ड आ जाएगी यहां पे। दूसरे केस में रिजल्टेंट ने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री डाउनवर्ड अपने आप को मूव कर लिया, यानी इसने 60 डिग्री अपने आप को शिफ्ट कर लिया। जब हम यहां से 60 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं, जब हम यहां से 60 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं तो इसने, यहां हम लोग आ गए, ठीक है। जब हम यहां से 60 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं, रिजल्टेंट ने भी अपने आप को 60 डिग्री शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अगेन अब थर्ड फिगर में आ जाइए। यहां देखिए, तो यहां इसने शिफ्ट किया अपने आप को कितना, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे इसने शिफ्ट किया अपने आप को, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। आ जाइए उस एंगल में, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल पॉइंट ये होगा, इससे 30 डिग्री, यानी कुल मिला के 60 डिग्री इसने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। और ये कौन से पॉइंट पे हमने चेक किया, तो अगेन हम आगे बढ़े और किस वैल्यू पे हमने चेक किया, तो थीटा इज इक्वल टू 120 पे हमने चेक किया, यानी अगेन 60 डिग्री हम लोग ऊपर मूव कर गए, अगेन 60 डिग्री हम लोग ऊपर मूव कर गए। रिजल्टेंट ने भी अपने आप को 60 डिग्री मूव करा लिया। और लास्ट पे हम लोग आ जाते हैं, लास्ट में कहां है, तो ये पूरी तरह वर्टिकल पे आ गया, ठीक है। जब थीटा 180 डिग्री है, आ जाते हैं यहां, जब थीटा 180 डिग्री है तो ये पूरी तरह वर्टिकल पे पहुंच गया, यानी यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कहां चेक कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 60 डिग्री फिर फर्दर हम लोग मूव कर रहे हैं, 60 डिग्री फिर फर्दर हम लोग मूव कर रहे हैं। तो इसने भी आपको फिर अपने आप को फिर 60 डिग्री मूव करा लिया। तो देखो जिस रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं ना, उसी रेट से सिंक्रोनस स्पीड भी आगे बढ़ रहा है, यानी हम 60 डिग्री के अंदर पे आगे बढ़ रहे हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी रिजल्टेंट भी अपने आप को मूव करा रहा है। और हर बार रिजल्टेंट का वही मैग्नीट्यूड हमें मिल रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे हम लोग कैलकुलेट करें। अब ये चाहते तो हम लोग क्या करते, जैसे 60 डिग्री मूव करके कैलकुलेट किए ना, हम लोग चाहते तो 30 डिग्री भी मूव करके कैलकुलेट करते, उस समय भी हमें रिजल्टेंट यही मिलता। और 30 डिग्री पे मूव करते तो रिजल्टेंट भी अपने आप को 30 डिग्री ही मूव कराता। जैसे यहां से हम 30 डिग्री आगे बढ़ते और तब चेक करते वैल्यू, तो रिजल्टेंट भी अपने आप को 30 डिग्री मूव कराता। यहां से 30 डिग्री आगे बढ़ते, जब तब चेक करते वैल्यू, रिजल्टेंट भी अपने आप को 30 डिग्री आगे बढ़ाता। या फिर अगर 45 डिग्री ले लेते, तो यहां से 45 डिग्री आगे बढ़ते,
तब चेक करते वैल्यू, तो उस वक्त रिजल्टेंट भी अपने आप को 45 डिग्री आगे बढ़ा लेता। उससे 45 डिग्री आगे बढ़ते, तब चेक करते वैल्यू, रिजल्टेंट भी अपने आप को 45 डिग्री शिफ्ट कर लेता। दिस इज सिंक्रोनाइजेशन। हमारी रफ्तार के साथ इसकी रफ्तार मैच कर रही है, यानी हमारे चेक करने के साथ ये भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, और हर बार, हर केस, हर पॉइंट, हर टाइम पे हमें यही एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। यानी जो हम लोग कहा करते थे ना कि रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा बनेगा जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा और सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, एंड सिंक्रोनस स्पीड इज गिवन बाय ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p। क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर। तो इस तरह से हम लोग रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स को देखते हैं बनते हुए, और हमें पता चलता है कि किस तरह से कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मिल रहा है। अब आप लोग चाहिए तो होमवर्क में 45 डिग्री के एंगल पे चेक करके देखिएगा। आप लोग चेक करके देखिएगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री पे मूव करके देखिएगा, यानी 45 के एंगल पे, या फिर आप लोग इस पे मूव करके देखिएगा 30 डिग्री के एंगल पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हर केस में आप लोग देखिएगा, हर समय, हर वक्त, हर टाइम पे, हर वैल्यू पे इसका मैग्नीट्यूड यही मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। और जिस रफ्तार से हम आगे मूव कर रहे हैं ना, रिजल्टेंट भी अपने आप को उसी रफ्तार से बढ़ाएगा। अगर 30 डिग्री हम लोग आगे बढ़ के वैल्यू चेक कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी 30 डिग्री से ही अपने आप को रोटेट करेगा। अगर 45 डिग्री पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी अपने आप को 45 डिग्री मूव कराएगा। लेकिन हर वक्त, हर केस, हर टाइम, हर एंगल पे हमें वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड जो मिलेगा वो कांस्टेंट ही होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इतना बेहतरीन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इतना बेहतरीन है इंडक्शन मोटर का कंसेप्ट सिंक्रोनसली। और कैसे सिंक्रोनस रोटेट कर रहा है आपको पता चल गया कि जिस रफ्तार से हम चेक करते हैं, जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ते हैं, रिजल्टेंट भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ता है। सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज द वन एस्पेक्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। आगे चल के बहुत सारा सिंक्रोनाइजेशन हम लोग देखेंगे, बहुत सारा। जिस रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ते थे, उसी रफ्तार से रिजल्टेंट ने अपने आप को मूव कर लिया। ये भी सिंक्रोनिज्म का एक डेफिनेशन है। इतना बेहतरीन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इतना बेहतरीन है हमारी सारी चीजें जो हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा करते हैं। इज दैट क्लियर?